हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बारे में, जिसका बड़ी धूमधाम से 2 महीने तक खूब कैंपेन हुई, खूब दावतें हुई, खूब पैसा खर्च हुआ एंड इट वाज ए वेरी टफ फाइट। इलेक्शन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह बहुत ठीक ठाक तरीके से शांति के साथ पूरा हुआ और रिजल्ट भी आ गए। रिजल्ट्स जाहिर है, जब भी कोई इलेक्शन होता है कुछ लोग जीतते हैं कुछ हारते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल कि जो हारे हैं वो बहुत ख़राब हैं या जो जीते हैं उनसे कोई दूसरा अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। दरअसल इस इलेक्शन से एक बात तो साबित हो गई कि कौम को जिस तरह से लोग समझते हैं कि नासमझ है या बगैर सोचे समझे काम करती है, इस इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। लोगों में सूझबूझ बहुत है। देखिए, ये जो इलेक्शन था इसमें मेनली तो जो टकराव था वो सदारत का था, प्रेसिडेंट का था। और ये कोई मुस्लिम या नॉन मुस्लिम आइडियोलॉजी का इलेक्शन नहीं था, बट ये एक तरफ वो सोच थी जो मुल्क को एक साथ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के ज़रिए एक साथ जोड़ करके मोहब्बत प्यार से आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ जो था वो थी जो आज हो रहा है, जो आरएसएस कर रही है, जो बीजेपी कर रही है। तो ये एक तरह से नो डाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल जंग थी, दो आदमियों के बीच में नहीं बल्कि पॉलिटिकल। और हुआ यहाँ ये है कि 20 साल तक जो भी पैनल सिराज साहब का होता था 100% वो जीतता था। दूसरे लोग नामचारे के लिए खड़े होते भी थे लेकिन हमेशा हारते थे। और जितने भी पोजीशंस में रहे, चाहे बीओटी में रहे हो या एग्जीक्यूटिव में रहे, वो सब सिराज साहब के रहमो करम पर रहे। और ये जो कहना था कि सिराज साहब ने 20 साल कब्जा किया, ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ, मिसलीडिंग। कब्जा बिल्कुल नहीं था, उन्हें वोट मिलता था, उनके वोटर थे और वो थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम जीत करके आते थे। और ये भी सब जानते थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट ही इज हैविंग सिंपैथी फॉर बीजेपी। लेकिन उनकी यह सोच जो थी वो कहीं कम्युनिटी के मामलात में बीच में नहीं पड़ी। देखिए, आज वो उनका कैंडिडेट हार गया है सदारत का, लेकिन ये नहीं कि अगर वो हार गया तो हमें सारी बुराई उनमें निकाली जाए। उन्होंने बड़ी भारी मेहनत करी, इस सेंटर को खड़ा किया, लेकिन शायद उनकी मजबूरी रही हो, जो भी है, उनका जो ये कदम था कि एक आरएसएस कैंडिडेट, वो डिनाई करते थे कभी कभी कि वो माजिद तालिकोटी साहब के वो आरएसएस के मेंबर नहीं है। वही नो, मुसलमान आरएसएस का मेंबर हो ही नहीं सकता, लेकिन आरएसएस स्पॉन्सर्ड जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसके वो नेशनल कन्वीनर थे, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। और उन्हें सबसे ज़्यादा
जो नुकसान पहुंचाया मैं समझता हूँ वो फिरोज बख्श साहब ने। जिस दिन उनका नॉमिनेशन हुआ, किसी को नहीं मालूम था कि वो आरएसएस के या मुझसे मंच के हैं। भाई सिराज साहब तो 20 साल तक होते रहे, बीजेपी के थे, लेकिन लोगों ने इलेक्ट किया, उनसे मोहब्बत करते थे, उनसे प्यार करते थे। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा फिरोज बख्श साहब ने कि साहब ये बहुत ही ज़बरदस्त बड़े किस्म के डॉक्टर हैं, इनकी बहुत बड़ी एक सूझबूझ के साथ रिलेशनशिप है आरएसएस और बीजेपी से, और इन्होंने मुसलमानों के और आरएसएस के बीच में जो खाई है वो कम कराई है, एंड सो मैनी थिंग्स। शुरू में तो मैं थोड़ा सा एक वीडियो में ये कहा कि इस तरह की आप बातें ना करें, कुछ कहा, लेकिन बाद में मैं समझा और मैंने एक वीडियो में कहा भी कि सबसे बड़े आप इनके हमदर्दी ज़रूर दिखाई, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं शायद इन्हें हरवाने के लिए। जिस बात का किसी को पता नहीं था, ना प्रोपेगेंडा था, ना कोई उसकी केयर कर रहा था, तो इन्होंने उसे उजागर कर दिया। उसके बाद 2-4 जो हमारे सोकाल अपने को कहते पसमानदा समाज से आए हैं और वो खोई हुई अपनी ज़मीन को ढूंढते फिर रहे हैं, वो पब्लिकली उन्होंने आकर के अपने वीडियो डाले, उन्होंने तारीफ की, मुझे बल्कि एबीसी लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ की, नो डाउट, कि ये साला प्रोफेसर कहाँ से आया है, ये पढ़ा लिखा कहाँ है, ये बूढ़ा हो गया, ये जाहिल है, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन सोशल मीडिया पर किसी को अब्यूज़ करना या गाली देना या भद्दी लैंग्वेज यूज़ करना वो अच्छा नहीं। अगर करना है तो कॉल करिए फ़ोन से और दीजिए। और मैं आपसे एक बता दूं, अगर कोई ये समझता हो अगर वो एक गाली देता है 1 मिनट में, मैं 2 लाख गाली देता हूँ उतनी देर में। आई एम नॉट वेरी सिंपल, लेकिन मैंने बहुत रेस्ट्रेन किया और अभी भी कर रहा हूँ। तो उन साहब ने खुल करके के आरएसएस ने, देखिए हमारे अलीगढ़ में एक हुमायूं मुराद साहब को ले आए बीच में, ही वाज आवर फ्रेंड, अंसारी बिरादरी से थे, प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ प्रोफेसर थी, उनके बेटे बेटी अमेरिका में हैं, उनके चाचा मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, ही वाज हाईली रेस्पेक्टेड, वेल टू डू। इन्होंने क्रेडिट लेना चाहा कि मैंने पसमानदा का मूवमेंट मैंने शुरू किया, जो का गलत था। और हुमायूं मुराद साहब ने मोमिन अंसार वाला मूवमेंट शुरू किया, और उसमें कोई बुराई भी नहीं, अपनी बिरादरी को प्रमोट करने में कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने ऑल इंडिया मोमिन अंसार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सदर भी रहे, और हमें भी कभी बुलाते थे, हमें भी वो समझते थे कि हम भी शायद उनकी आइडियोलॉजी के। लेकिन एक बात उनके साथ भी थी, बार बार इन लोगों का कहना कि बड़ी अशराफ जो है सोकाल, उन्होंने हमारे साथ वही जुल्म किए जो दलितों के साथ हुए, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। दलित जो है हिंदू समाज में उनके मनुस्मृति का ये या जो भी उनका रिलीजन है उसमें कैटेगराइज किया है इंसान को, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, दलित पैदा होते ही, एंड उन्हें अछूत माना गया। और अगर आप उनके सब किताबें पढ़ी तो आपका अंदाजा होगा। इस्लाम में सब बराबर हैं। कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है, वो इंडिया में चूँकि कन्वर्ट होकर के हम बने मुसलमान ज़्यादातर, इसलिए कास्ट सिस्टम है। अदरवाइज इस्लाम में काला हो, गोरा हो, उत्तर से हो, पूरब से हो, पश्चिम से हो, सब बराबर है। हमारे यहाँ एक सोकाल पसमानदा से कहिए, वो नमाज पढ़ा सकता है और सैयद पीछे खड़ा होता है। तो एक तो पसमानदा वर्ड ही गलत यूज़ कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कौम को। पसमानदा मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन्स। हाँ, ओबीसी है इंडिया में, वो भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी आर फॉलोइंग बिकॉज वी आर कन्वर्टेड। तो हम जो पेशे में थे हम वही बिरादरी अपने को कहते हैं। तो यहाँ इन्वोक किया गया पसमानदा भी। उन्होंने कहा पसमानदा के लिए कांग्रेस ने नहीं हमें मुंह लगाया, समाजवादी ने नहीं किया, फलाने ने किया। और जब मोदी जी आए, हम उन तक पहुँचे, उन्होंने हमें गले लगाया और उन्होंने कहा हम आपको प्रमोट करें। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ
कि क्या वो अपने पसमानदा यानी अपने ओबीसी या SC ST को गले लगा पाए? क्या मंदिरों में घुसने देते हैं? इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो फॉर्मर थे, उन्हें अयोध्या में क्या घुसने दिया जब उसका इनॉग्रेट हुआ? क्या जो लोकसभा जो नया भवन बना उसमें जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट उन्हें आने दिया? तो अपने पसमानदा को तो सोकाल ओबीसी SC ST को गले नहीं लगा पा रहे, आपको वो गले लगाएंगे? ये सिर्फ साजिश है कम्युनिटी में डिवीज़न करने का, कम्युनिटी को तोड़ने का। और ये जो लोग गेम खेल रहे हैं, ये उनके पेरोल के ऊपर है, ये अपना पर्सनल प्रमोशन कर रहे हैं। इनसे यूँ पूछिए, हर खोई हुई इन्हें एक और है प्रॉब्लम। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 47 से 50 साल तक अंसारी अमंग मुस्लिम्स, नॉट ओनली अमंग ओबीसी मुस्लिम्स बट होल टोटल मुस्लिम्स, 15% सो कॉल्ड अशराफ हैं, 85% तो हम ही ओबीसी है। तो उनमें टॉप पर अंसारी थे, चुके पढ़ने लिखने का भी इन्हें शौक था, दीन का भी इन्हें शौक है। दीन में सबसे आगे माशाल्लाह, मदरसों ज़्यादातर बच्चे मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे, तालीम में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में। जाने कितने MLAs, MPs और मिनिस्टर अंसारी हुए, उतने शायद अशराफ नहीं हुए जिन्हें ये अशराफ कहते हैं। तो ये जो मिसलीड कर रहे हैं कि इनके साथ जुर्म हुआ, एक धोखा है, ये एक दूसरे का गेम खेल रहे हैं अपने पर्सनल प्रमोशन के। लेकिन हुआ ये अब 20 साल से 25 साल से कि टॉप पर हमारी कुरैशी बिरादरी है, एजुकेशन में भी, पैसे में भी, फाइनेंशियल भी, हर तरह से। उसके बाद सैफी, अदर्स, और जहाँ तक दो और भी बिरादरी हैं ओबीसी में, गद्दी हैं, गाड़े हैं, ये लोग तो हमेशा जमींदार रहे। रिजर्वेशन के लिए ओबीसी में है, अदरवाइज देवरदार बड़े बड़े जमींदार हुए इनमें, और कोई बगैर ज़मींदार हो पाएगा नहीं इन दोनों कम्युनिटीज़ में। बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ एनी हाउ ओबीसी। तो ये जो पसमानदा गैंग को जो चलाने वाले हैं, आप देखिए उसमें किसी बिरादरी का नहीं एक्सेप्ट फ्यू अंसारीज। अंसारीज भी 90% इनके साथ नहीं है, चूँकि वो दीनदार हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये चंद उन्हें बहकाना चाहते हैं। तो वहाँ भी इन्वोक किया, एक इन्विटेशन आया, उसमें RSVP में नीचे लिखा पसमानदा समाज, कभी वीडियो डाल रहे हैं जय पसमानदा, और नॉनसेंस। मुसलमान में ना अशराफ है ना पसमानदा, सब भाई हैं, बराबर है। एंड सो कॉल्ड मैं भी उसी से हूँ, पसमानदा कहिए या ओबीसी, दे आर नॉट इन्फीरियर टू एनीबॉडी। तीसरी बात जो मैं बार बार कहा, जो लिंचिंग हुई, जो जिंदा बच्चों को गाड़ी में हरियाणा में जला दिया गया, जो राजस्थान बॉर्डर पर किलिंग हुई, जो पुलिस कस्टडी में 2 को गोली से मार दिया गया, ये सब पसमानदा ही थे। इनमें कोई सुकाल अशराफ नहीं था। जो बुनकर का बिजनेस ख़त्म किया, जो चमड़े का कानपुर में बिजनेस तबाह किया, वो सब उसमें जो लगे हुए थे, सब पसमानदा ही समाज के थे। तो ये जो धोखा दे रहे हैं कि RSS इन्हें गले लगाएगी, मुसलमानों का उद्धार करेगी, अरे वो पहले अपने दलित का कर ले। और मुसलमानों की कोई दुश्मनी नहीं है, मुसलमान RSS BJP को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन उनकी हरकतें इस तरह की हैं कि कभी UCC लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी कौशल ऑर्डर लाएंगे। अरे दम है तो नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करो ना, हम आपके साथ हैं। आप कर ही नहीं सकते, आप में दम नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं, आपसे मुसलमानों को कॉर्नर करने के लिए ये सब करते हैं। अदरवाइज अगर ये अपना रवैया बदले तो मुसलमान इनके साथ आएगा, वोट देगा। क्योंकि कांग्रेस भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, जो उसका रिकॉर्ड है, जितना बुरा उसने मुसलमानों के साथ किया, इतना तो किसी ने भी नहीं किया। तो ये जो सोकाल सेकुलर पार्टीज हैं, ये तो खुश होती है जब मुसलमान की पिटाई होती है कि अब ये जाएगा कहाँ, इसकी तो मजबूरी है, तो हमें वोट देगा। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है सिर्फ। और बीजेपी की भी वही बात है कि मजबूरी है,
उन्हें 85% को 15% का मुसलमानों का ऐसी दहशत क्रिएट करी कि पोलराइज करके 10 साल पावर में रही। लेकिन अब उनकी समझ में आ गया। एनी हाउ, अब आते हैं वापस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। तो नो डाउट अगर इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आदमी आ जाता तो सेकंड आई जो है ना, इंडिया इस्लामिक चेंज होता, जो मैं पहले भी कहा, इंटरफेथ से कल्चरल सेंटर, और आरएसएस का ऑफिस यहाँ खुलता, मुस्लिम मंच का ऑफिस खुलता। वो कहते दे विल डू द बेस्ट वर्क। और बीजेपी की ये राजनीति है कि मुस्लिम जितने भी सेंटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, या तो उन्हें ख़त्म कर दीजिए या उन पर कब्जा कर लीजिए। तो इस पर कब्जा होता। तो गॉड सेव्ड अस। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम और हिंदू और कांग्रेस और आरएसएस। ना ये कांग्रेस वर्सेस आरएसएस था, ये एक आइडियोलॉजी की जंग थी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, देखिए सलमान खुर्शीद साहब खुद हैं, ही इज ए मॉडर्न मुस्लिम, ही इज ए नेशन लीडर, ही इज नॉट द लीडर ऑफ मुस्लिम्स, ही इज द लीडर ऑफ द मुल्क। इस कंट्री के लीडर हैं। एक बड़ी पार्टी जो नेशन पार्टी है, इन्हें 50 साल रूल किया और अब आगे करेगी, उसके लीडर हैं ये, और उनकी अपनी पहचान है। ही इज अ वेल नोन एडवोकेट, पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। दादा उनके रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नाना, बाप उनके रहे यूनियन मिनिस्टर, खुद फॉरेन मिनिस्टर रहे। वो आदमी ना तो कोई 2 पैसे का उसे लालच है, और वो तो आता भी ना, उन्हें तो ज़बरदस्ती लाया गया है। देखिए अल्लाह ने एक आइडियोलॉजी की जीत रही है, मैं ये नहीं कहूँगा मुसलमानों की जीत रही है, बल्कि एक आइडियोलॉजी की जंग थी, उस आइडियोलॉजी की जीत हुई। और ये भी मैं कहूँ, ये काम सिर्फ और सिर्फ सलमान खुर्शीद साहब ही कर सके, और कैंडिडेट्स में कोई बुराई नहीं। 7 कैंडिडेट थे, सभी अच्छे थे, लेकिन देखिए हर आदमी हर काम के लिए अच्छा नहीं होता। अफजल अमानुल्लाह साहब थे, बेहद अच्छे थे। अबरार साहब, कोई बुराई नहीं थी, ये थोड़े हार गए तो उनमें सारी बुराई आ जाएगी, लेकिन वो ताली कोटी को हरा नहीं सकते थे, वो लोग उनके बस का नहीं था। और जिस तरह से वहाँ बातें हो रही थी कि मुस्लिम इस्लाम को यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ मुसलमानों का ये किया जाएगा, यहाँ मुसलमानों की ये की जाएगी, इसे ट्रू इस्लामिक, ये फॉरगेट इट, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ इस्लामिक कल्चर सेंटर। दीन सीखना है, मदरसों में जाइए, वहाँ बहुत अच्छा दीन सिखाया जाएगा। तो ये है मॉडर्न एजुकेशन, सर्टनली इंटरफेथ, दूसरे लोगों से बुलाएं, लेकिन ये नहीं कि उनके इतने दबाव में आ जाएं कि आप उनकी तो माने और वो आपकी ना सुने। क्योंकि इंटरफेथ के नाम पे हो यही रहा है, वन साइडेड, कि घर वापसी तो मुमकिन है, उल्टा है तो आप ट्रेटर हैं। लॉ जिहाद क्या है? जस्ट टू क्रिएट टेरर, कि मुसलमान कर ले तो ये इंटरनेशनल है, यूएपीए में उसे अंदर कर देंगे, और हिंदू एक मुसलमान लड़की से कर ले तो घर वापसी है। देखिए कानून बना रहा है तो सबके लिए एक जैसा बनाइए। हम आपके साथ हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि कौशल आउटर नेशनल लेवल पे आप लाइए, और जो उसके बाद गए काटे उसे हैंग कर दिए चौराहे पे, हम आपके साथ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनल लेवल पे लाइए, ये स्टेट लेवल पे ये मजाक ना करिए लोगों को, लोग सब समझ गए, सब समझते हैं। तो सलमान खुर्शीद साहब है, एक हमारी याद डिमांड ये रही थी कि पैनल कोई भी हो, यहाँ तो 13 का पैनल, 13 लोग इलेक्ट होने थे, 13 में अगर 8 अच्छे हैं तो 5 गलत लोग भी एंटर, गलत मीन्स वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं या उतने समझूज हुए हैं, वो भी एंटर हो जाते हैं। वो सब पैनल्स में होता है, नो डाउट। तो ये वजह थी कि भाई अगर आप किसी पैनल को पसंद करते हैं तो उसके आउट ऑफ 13 7-8 को उसमें दे दीजिए, 4-5 दूसरे जो लोग हैं इंडिपेंडेंट हैं
ये दूसरे पैनल में अच्छे लोग हैं, हर पैनल में अच्छे बुरे होते हैं, उन्हें दीजिए। एंड आई एम हैप्पी टू नोट कि बीओटी में भी कुछ लोग हुए हैं जो सलमान साहब के पैनल में नहीं थे, एग्जीक्यूटिव में भी वो लोग हैं जो उनके पैनल में नहीं थे, और अब इलेक्शन हो गया तो सब भाई बराबर हैं। और ना ये है कि इसे सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफिस में है वो चलाएंगे, बल्कि पूरे मेंबर्स के कोऑपरेशन की ज़रूरत है, और जो नहीं जीते उनकी भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जो जीते उनके भी कोऑपरेशन। और जो तरह तरह की डिमांड है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या इनका विजन है, क्या है, वो तो चार जो मैंने आज देखा है कि 2-3 दिन ही में अलग रिजल्ट आने के बाद सलमान खुर्शीद साहब की लीडरशिप में उन्होंने अपना चीज़ें सामने रख दी कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर वो मिरेकल्स करेंगे। अब यूज हुआ हाफ पैंट हाफ टर्म हाफ पैंट, व्हाट नॉनसेंस। अरे आरएसएस बोलिए ना। और हाफ टर्म यूँ नहीं था कि हमने भी पहले ही डिमांड की, आप मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स भी यही चाहते थे कि 5 साल का टर्म बहुत ज़्यादा है, इसे 3 साल का किया जाए। एंड वी आर हैप्पी कि उन्होंने वो जो कह रहे थे हाफ टर्म नहीं, वो पूरा टर्म 5 साल टर्म वाला अगर जीत भी जाता तो वो फिर जाहिर है क्यों छोड़े कुर्सी, 5 साल कंटिन्यू करना चाहता। तो इनका 3 साल बचे हैं, और उन्होंने इस बात का पहले ही कमिटमेंट कर लिया था कि अगर मैं जीतता हूँ तो 3 साल एक टर्म होगा और 2 टेन्योर से ज़्यादा कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जब 2 टेन्योर की बात होगी तो कोई कब्जा कर ही नहीं पाएगा, जो आप कहते सो कॉल्ड कब्जा। हालांकि कब्जा वो भी नहीं था, सिराज साहब डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू ही जीतते थे। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे कि नॉट मोर देन 2 टर्म्स, नॉट मोर देन 3 years टेन्योर। तो ये वो करने जा रहे हैं, और बहुत से रिफॉर्म्स जैसे मैंने कहा रखा भी है, रिक्वेस्ट भी की है, आप सब लोगों से भी मेंबर से अपील करता हूँ कि जितने भी लाइफ मेंबर हैं वोटिंग राइट सबको होना चाहिए। एनुअल फीस कायदे से तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं भाई, अगर जिसने एनुअल फी नहीं दी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये बहुत रीजनेबल बात थी। 19 में भी यही हुआ, तब तो सबको आपने अलाउ किया 2019 का इलेक्शन में। तो ये नहीं है कि अगर जीत गए तो हम समझे हम बहुत ज़्यादा अच्छे, सब बुरे हैं, ऐसा नहीं है। जो हारे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और जीते तो जाहिर है आपके वोट से जीते हैं, आपने उन्हें इलेक्ट किया है, तो वी हैव टू सपोर्ट देम, हम उन्हें उनके पीछे खड़ा होना है। हम सजेशन दे सकते हैं, हम उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते, और ये हिम्मत ना करें कुछ लोग अभिषेक के साथ ये ले लीजिए फला को और इंक्लूड कर। हु आर वी टू, हम ऐसा से किसी मेंबर से कह सकते हैं भाई अगर ये कर लीजिए तो और बेहतर होगा, वो सोचेंगे जो बेहतर समझेंगे करेंगे। दे आर नो आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और आप खुद जानते हैं अगर नहीं करेंगे तो अगर इलेक्शन में आप उन्हें बाहर कर देंगे 3 साल के बाद। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द मेंबर्स जो जीत करके आए हैं, और उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बहुत ग्रेसफुल्ली, वो नहीं जीते बट दे हैव ग्रेसफुल्ली एक्सेप्टेड द रिजल्ट, और दे हैव प्रॉमिस दैट दे विल कोऑपरेट विद द ऑफिस बेयरर्स, और तभी कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगी और सेंटर भी आगे बढ़ेगा। तो लेट अस फॉरगेट द बिटरनेस, जो हुई सो हुई। मुझे तो अच्छा खासा माशाल्लाह कोई कमी नहीं छोड़ी 2-3-4 लोगों ने, लेकिन मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ, भाई मानूंगा। बिकॉज वी कैन डिफर ऑन सर्टेन थिंग। हो सकता है वो ईमानदारी से ये सोचते हो कि बीजेपी उनका फ़ायदा करेगी पसमानदा का, मैं ये सोचता हूँ कि नहीं करेगी, तो उनको भी राइट है सोचने का, मुझे भी राइट है। आई विल नॉट कंसिडर देम एज माई एनिमीज। हालांकि उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, बूढ़ा हो गया, जाहिल है, किसी ने प्रोफेसर बना दिया, इस पे तो अगर फ़ोन पे बात होती मैं 2 लाख गाली दे चुका होता, क्योंकि आई एम नॉट वेरी सिंपल, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। और अगर कोई चाहे
आई एम रेडी, जहाँ आप कहिए वहाँ आ जाऊँ। आप ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ बैठिए। आपको अपनी बात कहने का राइट है, मुझे अपनी बात का राइट है, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप मेरी बात से नहीं एग्री करेंगे, यू आर द राइट। चूँकि ना मैं आपको दबाव दे सकता हूँ कि आप मेरी बात माने, ना आपको देना चाहिए। सबके व्यूज होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, एक आदमी ऑनेस्टली सोचता है कि ऐसे होना चाहिए, एक आदमी की नीयत ख़राब होती है, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा गेम होता है, इसलिए वो एक इशू को इस तरह से प्रेजेंट करता है। उस चीज़ को अगर कोई समझे, लोग नहीं खूब समझते हैं और समझ रहे हैं। और वही समझ थी कि इलेक्शन का रिजल्ट इतना अच्छा आपके सामने है। यानी जो सदर हैं उनके वोट 560 और नंबर 2 पर जो आसिफ हबीब साहब हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े समझदार हैं, उनके 234। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों ने क्या मैं इसका मतलब ये नहीं कि आसिफ साहब में कोई कमी थी या अबरार साहब में कोई कमी थी, लेकिन तालीकोटी वाज ऑन 5th प्लेस, बल्कि 6th प्लेस, हाँ 5th प्लेस। तो जो गेम था, और एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा कि सिराज साहब अगर जो पहले से एक सोच थी सब लोगों की, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ, एहसन खान को एज ए प्रेसिडेंट ले आते तो जाहिर है सलमान साहब कभी ना आते। सलमान साहब तो अभी भी, उन्हें तो बहुत दबाव दिया तब आए हैं वो बेचारे। वो ऑलरेडी इतने छोटे आदमी नहीं कि वो इससे उनमें 4 चांद लग जाएंगे। उनके आने से तो सेंटर को फ़ायदा हुआ, ना कि उन्हें कोई बहुत बड़ा गेन होना है। इज़ ए ग्रेट, तो वो कभी ना आते। और सिराज कुरैशी साहब का पैनल एज इट इज जैसे पहले होता था, जीत था, और सिराज साहब भी वहाँ राज करते। लेकिन उनके लोगों ने, क्या उनकी मजबूरी रही होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का जो कैंडिडेट लाए। इवन तालीकोटी के बारे में बताऊँ, मेरी बात उनसे 50 मिनट, 55 मिनट, 30 मिनट कई बार हुई है। इज़ ए वंडरफुल स्पीकर, कम्युनिकेटर, बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज, लगता है किसी अच्छे आदमी से बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें भी हम गलत नहीं कह सकते। बट गॉड नोज, जिस आइडियोलॉजी को वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, जिसके वो प्रमोटर हैं, हम उससे 180 डिग्री अपार्ट हैं, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हमने उनकी मुखालफत की, उस आइडियोलॉजी की मुखालफत की, तालीकोटी साहब की मुखालफत नहीं की। और वैसे भी मुझे जो सुनने में आया कि वो तो मुल्क में भी नहीं है, ज़ाहिर कि उनका हॉस्पिटल एक दूसरे कंट्री में भी है, तो ज़्यादातर तो वो वहीं रहते हैं। वैसे तो इससे अंदाज़ा हो गया, जो लोग समझते हैं कि कम्युनिटी बेवकूफ़ है, कम अकल है, सूझबूझ नहीं, इलेक्शन ने दिखा दिया कि लोग बेहद समझदार हैं। खाना सबका खाया, 2 महीने खूब ऐश की, वोट वहीं दिया जहाँ देना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।